नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और जब हम भारत को याद करते हैं तो हम ये भी याद करते हैं कि भारत का मतलब है ज्ञान की आभा में रत रहना। और ज्ञान जब मनुष्य के भीतर जागृत हो जाता है तो सारा जीवन उत्सव बन जाता है। उत्सव बनने के साथ-साथ ऐसे मनीषी, ऐसे कलाकार जिनकी उपस्थिति से हम समृद्ध होते हैं, उनकी सराहना करना, उनकी पहचान करना, ये भी भारत की परंपरा का एक हिस्सा रहा है। और स्वाधीनता के बाद में जो पद्म अवार्ड्स घोषित किए जाने का एक क्रम चला है, वो 2025 तक भी चला आ रहा है। बीच में 2 बार कुछ कारणों से वो स्थगित किया गया था। पर हम 2025 के पद्म अवार्ड की तरफ चलेंगे, बात करेंगे खास करके साहित्य के क्षेत्र में जो सम्मानित हुए श्री इनक़ाब निज़ाम साहब जोधपुर के, उनके बारे में। पर उसके साथ-साथ हम चर्चा करेंगे हमारे ऐसे एक साथी से जो ब्रॉडकास्टर होने के साथ-साथ राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए कई बार उपस्थित रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं लेखक, ब्रॉडकास्टर महेंद्र सिंह लालस का। नमस्ते महेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। तो महेंद्र जी, पहली तो बात ये है कि जो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पहुँचना अपने आप में कई लोगों के लिए एक सपने जैसा होता है। तो आप बताएँ वहाँ का वातावरण, जब आप पहली बार गए तो कैसा आपको लगा वहाँ? अशोक जी, ये वातावरण तो अभूतपूर्व होता ही है और ख़ास तौर पर जो गणतंत्र मंडप है, जिसे पहले दरबार हॉल कहा जाता था और इसका अब नाम बदल दिया गया है, तो वहाँ पर ये समारोह आयोजित होता है। और इस समारोह में कुछ बातें जो ख़ास हमारे दर्शकों को बतानी ज़रूरी है, वो ये कि पहले पद्म पुरस्कार जो हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती थी, 30, 40, 50, 55 इतने ही पद्म पुरस्कार दिए जाते थे, लिहाज़ा वो एक ही दिन में समारोह हो जाता था। लेकिन मोदी जी की सरकार में अब होने ये लगा है कि काफ़ी लोगों को ऐसे लोग जिन्हें दूर-दराज से ढूँढा जाता है, जो छोटी पृष्ठभूमि से भी आते हैं, जो भारत की मिट्टी की खुशबू अपने साथ लेकर आते हैं, उन्हें भी पद्म पुरस्कार दिया जाने लगा। इस दफ़े ये संख्या 130 से भी ज़्यादा लोगों की है। पिछले बरस भी लगभग इतने ही लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। लिहाज़ा ये समारोह बड़ा हो जाता है और चूँकि जिन्हें सम्मान मिलता है, वो उनके साथ परिवार के लगभग 3-4 लोग आते हैं, तो संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो एक तरह से ये छोटा पड़ जाता है, तो अब इसे 2 भागों में किया जाता है। तो जो पहला भाग है इसका, वो संपन्न हुआ और आप देखिए कि राष्ट्रपति भवन में बहुत सारी चीज़ें, सुंदर चीज़ें हैं। बाहर जब आप प्रवेश करते हैं, तो रामपुर बुल जो है, ख़ास तौर पर बौद्ध जो शिल्प है, जो बौद्ध शिल्प हमारे यहाँ मिला है, उसके बहुत सारे सुंदर प्रतीक वहाँ रखे गए हैं। राष्ट्रपति जिस पर विराजती हैं, उसके ठीक पीछे भी 5वीं शताब्दी की बुद्ध की मूर्ति है और अंदर आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो अवलोकितेश्वर की एक मूर्ति है, जो वियतनाम ने डॉक्टर राधाकृष्णन को तोहफ़े में दी थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो प्रतीक हैं। यूँ माने कि एक तरह से भारतीयता का प्रतीक है राष्ट्रपति भवन और फिर वहाँ जब जाते हैं, तो वो एक भारत का चूँकि सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति जो भारत का प्रतीक है, वो वहाँ रहते हैं और उनके साथ-साथ सारे इस तरह के आयोजन भी होते हैं। तो ये सम्मान पाना और सम्मान पाने के साथ राष्ट्रपति भवन में जाना और उस सम्मान को ग्रहण करना, ये उस व्यक्ति के लिए और उनके साथ जो परिवारजन आते हैं, उनके लिए बहुत अलग और अनूठा अनुभव होता है और तो ऐसी बहुत अनुभव से हम भी करते हैं। बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद आपका करते हुए, आपके साथ ये भी मैं स्पर्श करता चलूँ, इन दिनों जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान को लेकर बने हुए हैं, जो बड़ा जघन्य आतंकी हमला पहलगाम में जैसा हुआ, उसको लेके एक इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर हैं। स्थितियाँ कैसे आगे बनती हैं, वो आने वाला समय बताएगा। पर जब इस तरह का तनावपूर्ण वातावरण होता है, क्या उसका कुछ स्पंदन आपको लगा? क्योंकि जब आप राष्ट्रपति भवन में थे तो वहाँ प्रधानमंत्री महोदय भी थे, गृह मंत्री महोदय भी थे और निश्चित रूप से राष्ट्रपति महोदया तो वहाँ थी ही थी। तो वहाँ वातावरण में आपको कोई सामान्य से अलग-सा कुछ लगा क्या? क्योंकि आप पहले भी इस समारोह का हिस्सा रहे हैं, तो क्या अलग कुछ आपने वहाँ नोटिस किया? अशोक जी, ये भारत की ही एक तरह से ऊष्मा और ऊर्जा है और ये भारत की ही एक तरह से पहचान है कि हमारे यहाँ पर इस तरह के जो भी ये जघन्य आतंकी हमले दुर्भाग्य से ये हुए हैं और
इसका अफ़सोस हमें है। और इसके विरुद्ध कार्रवाई जैसे भी सरकार के स्तर पर और लोगों के स्तर पर जो भी होती है, वो हो रही है और होगी। लेकिन हम लोगों ने चूँकि भारत की जो धड़कन है, भारत की का जो स्पंदन है, भारत की जो आत्मा है, ऊष्मा है, वो सम्मान की और एक ऐसी हमारे यहाँ पर परंपरा है कि हम लोग सम्मान और किसी को सम्मान देकर खुद सम्मानित होते हैं। तो यूँ देखा जाए तो समारोह को ना तो स्थगित किया गया, ना समारोह को आगे किया गया और स्वयं प्रधानमंत्री जी वहाँ पर उपस्थित थे और बहुत एक तरह से उनके चेहरे में जो आभा और ऊष्मा है, वो वैसी की वैसी थी। और हमारे पास में जब अभिवादन करते हैं उस सबका, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि बहुत गौरव का क्षण था कि मैं उन्हें अभिवादन कर सका बिल्कुल नज़दीक से, सामने से वो गुज़रते हैं, सबको अभिवादन करते हैं। और जो कुछ महिलाओं ने उन्हें कहा कि ग्रेट सन ऑफ इंडिया है आपकी, आप माता बहनों बहनों के आशीर्वाद से ही तो मैं ग्रेट सन बना हूँ। तो वो बहुत सहज भाव से सबसे बातें करते हैं और इसी ढंग से उनका स्वभाव है। और यही उनकी एक तरह से पहचान है कि वो किसी भी कठिन घड़ी में विचलित नहीं होते हैं और अपने संयम और साहस का मुज़ाहरा भी करते हैं और जो उनके इरादे हैं वो कितने कठोर है ये सब हम जानते हैं। लेकिन जो समारोह है वो बहुत ही सादगीपूर्ण और जैसे नियमित तौर पर होता है, वैसा ही था और सब लोग बड़े प्रसन्नचित्त और खुश तो थे। मैं भी आपके साथ ये जब आप उनको वीडियो पे देख रहे होते हैं तो एकदम अविचलित सा भाव था, स्थिरता जो भारत की है वो नेतृत्व के द्वारा ही विशेष रूप से औरों तक कन्वे होती है। तो मुझे लगता है उस दृष्टि से ये जो पद्म पुरस्कार थे, इस बार उनका एक अलग अलग महत्व भी बन जाता है। वो एक अलग तरह की भारत के शौर्य का, साहस का, स्थिरता का कहीं न कहीं परिचय देते हुए भी बनते हैं। तो कुछ झलक आपके साथ में इन पद्म अवार्ड के कार्यक्रम की बाँटूँ, उससे पहले आपका कई पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मनीषियों से, कलाकारों से बातचीत करने का अवसर हुआ। वो सब हमारे लिए कहीं न कहीं प्रेरणा के स्रोत होते हैं। हम शीनकाज़ निज़ाम साहब के बारे में विशेष रूप से चर्चा इसलिए भी करेंगे कि वो बहुत प्रख्यात उर्दू के शायर और आलोचक होने के साथ-साथ उस शहर से संबंध रखते हैं जहाँ से आप और मैं मैं भी आते हैं। तो उन उनकी तरफ जाने से पहले आप बताएँ कोई ऐसे पद्म अवॉर्डी जिनसे मिलके आपको लगा कि कितना विलक्षण इनका जीवन है, कितना प्रेरक वो आपको लगा? अशोक जी, सौभाग्य से लगभग सभी लोगों से मैं मिला और पद्म विभूषण जो है वो जो जिन 4 लोगों को मिला उनमें से चूँकि 2 मरणोपरांत है तो उनसे तो नहीं मुलाकात हुई, लेकिन दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी और डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम इनसे मुलाकात हुई। और पद्म भूषण जिन्हें मिला है उनमें से नंदमुरी बालकृष्णन जो कि एनटीआर उनके 5वें पुत्र हैं, मशहूर अभिनेता हैं और विनम्र हैं और अपना जो उनका परिधान होता है परंपरागत धोती वगैरह वो पहन के आए थे, काफ़ी प्रसन्न थे। विनोद कुमार धाम, इन्हें आप अच्छी तरह जानते होंगे, पेंटियम चिप से इनको जोड़ा जाता है और ये भारत से जुड़े रहे हैं, अमेरिकन है लेकिन अमेरिकन इंडियन है, तो ये बड़े प्रसन्न थे और ये महसूस करते हैं कि ये समय आ गया है कि अब मैंने काम किया, हालाँकि वो बहुत विनम्र, वो कहते हैं कि पूरी टीम होती है चिप बनाने में, मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनका बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। और उसके साथ-साथ जैसे एक बहुत मशहूर अभिनेता है तमिल, अजीत कुमार जो कि रेसिंग में भी काफ़ी योगदान देते हैं। बहुत विनम्र, बहुत प्रसन्न थे, उनके परिवार के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और एक मज़ेदार वाक़या आपसे साझा करता हूँ कि उनका जो पुत्र है छोटा, वो भी वहाँ था, उनकी पत्नी जो खुद अभिनेत्री वो हमारे पास खड़ी थी। तो वो पुत्र जो है उसे मैंने थोड़ा-सा आगे किया कि वो प्रधानमंत्री जी से मिल ले। हर आदमी वहाँ पर ये सपना रखता है कि वो प्रधानमंत्री जी को नमस्ते कर लूँ। तो पहले राष्ट्रपति जी जब आईं तो उन्होंने उससे पूछा कि कैसे हो? क्या बनना चाहते हो? लेकिन दुर्भाग्य से उस बच्चे को तमिल और अंग्रेज़ी के अलावा कुछ आता नहीं था, तो बहुत शर्माया। फिर किसी ने उसका तमिल से अनुवाद किया तो बोला कि आई वांट टू बी एनीथिंग। फिर वो मोदी जी जब पधारे तो वो इतना घबरा गया कि मुझसे हिंदी में कोई प्रश्न पूछ लेंगे तो घबरा कर वो बच्चा पीछे आ गया। बहरहाल अजीत जी खुद बहुत विनम्र हैं और उनसे मिलके सच में अच्छा लगता है कि वो जो यहाँ पर आकर एक चीज़ का एहसास होता है कि ये उस तमाम लोग जिन्हें राष्ट्र ने सम्मानित किया है, लेकिन ये कितने विनम्र हैं और कितने बरसों तक इन्होंने राष्ट्र की सेवा की है।
इस तरह जो सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं और साथ में बहुत बड़े फ़िल्म निर्देशक हैं। हमारे अज़ीज़ शेखर मित्र लक्ष्मण जी के बड़े फ़ैन हैं। जी हाँ, शेखर खुद बहुत विनम्र हैं और आराम से सब बातें करते हैं और एक ये मानते हैं कि उन पर जब उन्हें ये अवार्ड मिल गया तो मैंने पूछा कैसा लग रहा है? तो वो कह रहे हैं कि अब मुझ पर पूरे भारत का एक तरह से दबाव है। मैं पूरे भारत का कर्ज़दार हूँ, यानी मुझे अब फ़िल्में बनाने से पहले और 2 बार सोचना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी एक सूचना दी कि एक उपानी फ़िल्म है वो कर रहे हैं लगातार और जल्दी करेंगे और साथ में एक उन्होंने सूचना ये भी दी कि मासूम उनकी चूँकि बहुत मशहूर मशहूर फ़िल्म है, तो वो मासूम 2 नाम से वो कह रहे हैं सीक्वल भी नहीं है और उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मासूम 2 मैं जल्दी बनाऊँगा। तो ये कुछ लोग हैं, साथ में एक हमारे मित्र भी हैं, हॉकी के जो गोलकीपर हैं, पी.आर. श्रीजेश जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। अपने माता-पिता के साथ आए थे, परंपरागत मलयाली अपना परिधान पहने हुए। प्रसन्न थे, उन्हें पद्मश्री पहले भी मिला है, लेकिन श्रीजेश जिस कद के खिलाड़ी हैं, एक तरह से भारत की वॉल है वो, दीवार है, उन्होंने बहुत गोल रोके हैं, तो उन्हें भी मिला और ख़ास तौर पे कुछ भावुक लम्हे भी होते हैं, पंकज उधास हैं उन्हें भी पद्म भूषण मिला, तो उनकी पत्नी जो फरीदा है, वो उनकी दोनों बच्चियाँ वहाँ पर थी और वो पूरे समारोह के दौरान उनकी आँखों में आँसू आते रहे क्योंकि पंकज जी अब नहीं रहे। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव थे लेकिन एक और आप ऐसे अनुभव शायद साझा करूँगा कि कुवैत की शेखा अली जबर अल सबा ये कुवैत में कुवैती शाही परिवार की हैं और वहाँ पर योग सिखाती हैं। अरे वाह! ये भी सपरिवार आई थी और ये बहुत खुश हैं और ख़ास तौर पर मोदी जी से बड़ी प्रसन्न रहती हैं और इनका पुत्र इनके साथ था, तो ये परंपरागत कुवैती परिधान जो है वो पहन कर आया था पुत्र, तो मैंने उससे कहा कि भई मैं सीखो। इस बात को फिर से दोहराना चाहूँगा कि कुवैत से और वहाँ के शाही परिवार से कोई होके और योग सिखाता हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योग का जो की घोषणा यूनाइटेड नेशंस द्वारा 21 जून के दिन के लिए की गई है, उसके पीछे भी मोदी जी का की प्रेरणा कह दीजिए, उनका इनिशिएटिव उसके पीछे है। बिल्कुल सच है ये, और हम बिल्कुल बात सच है। कई बार ऐसे सुन लेते हैं कोई लोग योग को सिर्फ हिंदू धर्म के साथ जोड़कर देखते हुए उससे दूरी बनाने की बात कर रहे होते हैं। ऐसे में जब कुवैत के शाही परिवार से वो आके उनका नाम एक बार फिर से दोहराएँ? शेखा अली जबर अल सबा। हाँ जी, तो मतलब वही अपने आप में एक अभूतपूर्व सी बात है। तो ये जो वातावरण होता है पद्म अवार्ड लेने के लिए जब वो जाते हैं, उनका नाम अनाउंस होता है, उनके बारे में थोड़ा-सा एक बैनर कह दीजिए या परिचयात्मक जो एक दिखाया जाता है और वो बिल्कुल ऐसा लगता है पिन ड्रॉप साइलेंस है और सब लोग एक बड़े उन्नत किस्म के चेतना के स्तर को छूकर वहाँ पर विराजमान होके वो जो जा रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के पास में पुरस्कार लेंगे उनको देख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों तक वो उस दृश्य की एक झांकी हम इस वीडियो के उस अंश के द्वारा पहुँचा दें जो हमने राष्ट्रपति महोदया के चैनल से हम उसको ले रहे हैं और इसमें प्रवेश करते हैं। तो महेंद्र जी उस वक़्त वहाँ कुछ घोषणा नहीं हो रही पंडित होती है? रोनू मजूमदार, कला संगीत। पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार, कला संगीत। महेंद्र जी आप देख रहे हैं काफ़ी उल्लासमय क्षण वहाँ पर हैं और घोषणा सिर्फ़ उनके नाम की होती है जो पुरस्कार लेने के लिए जा रहे होते हैं। शायद समय भी जी, इससे बचता है अगर उनका परिचय दिया जाए तो बहुत अधिक समय लग सकता है
और रोनू मजूमदार जो हैं वो बांसुरी वादक के रूप में उनकी बड़ी ख्याति है। जी। इसमें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व है हर श्री राज्य से। शीन काफ निजाम, ये साहित्य एवं शिक्षा। शीन काफ निजाम साहब को पद्मश्री पुरस्कार लेने राष्ट्रपति महोदया के समीप पहुंचते हुए देखकर बहुत लोग कितने प्रफुल्लित और उत्साहित हैं, जैसा कि सभी के स्थान से आने वाले उनके परिवारजन इत्यादि होते हैं। और ये भी एक विलक्षण बात प्रोफेसर ये नितिन नोहरिया, देखिए। साहित्य एवं शिक्षा। और महेंद्र जी, डॉक्टर नितिन मौर्य जी का जो योगदान है वो भी बड़ा विलक्षण है। इनके पुरस्कार ये शिव जी, जो नितिन नोहरिया जी जो अभी जा रहे हैं, जी, तो ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पहले एशियाई डीन थे। तो देखिए कितनी उपलब्धि की बात है। ये अमेरिका की भी तारीफ करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए ये अलग बात है कि मुझ में प्रतिभा थी और मैं स्कॉलर था, श्री लेकिन इन ओम सब के बावजूद अमेरिका की भी आप दाद दीजिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं जी, भारतीय हूँ, इन सब के बावजूद उन्होंने मुझे डीन बनने का मौका दिया। तो ऐसे जैसे मैं ज़िक्र कर रहा था कि बहुत सारे भारत से बाहर के लोग, खास तौर पर अमेरिका के सुजुकी जो है, उन्हें भी मरणोपरांत ये दिया गया। उनके पुत्र ने आकर ये सम्मान ग्रहण किया। सुजुकी, आप जानते हैं भारत में कारों की एक तरह से क्रांति हुई, उसमें उसका कितना योगदान है। तो भारत से बाहर के भारतीय लोग और वहाँ के लोग, एक मैं नाम और लेना चाहूँगा, स्टीफन नैप। हाँ, स्टीफन नाइट को आप जानते होंगे कि वो उन्होंने वैदिक संस्कृति पे बहुत काम किया है। शायद 50 से ज़्यादा वैदिक संस्कृति पे उनकी पुस्तकें हैं और गीता, महाभारत उन्हें कंठस्थ है। और वो भारत के कोने-कोने में घूमते हैं। स्वामी चंद्रनंदन ऐसा उन्होंने कुछ एक नाम भी रखा है, उस नाम से वो को पुकारा जाना ज़्यादा पसंद पसंद करते हैं। और वो ये भी देखिए, इनमें से बहुत सारे लोगों के ये भी उद्गार थे जिनमें स्टीफन भी शामिल है। वो कहते हैं कि मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता। कुवैत की जो राजकुमारी, वो भी कह रही थी, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि मुझे कब कैसे इन पुरस्कारों के लिए चुना गया और किसने चुना, और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तो देखिए इनमें से बहुत सारे लोग बहुत छोटे-छोटे हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। एक डॉक्टर है केरल की जो बिल्कुल एक तरह से झुग्गी में जन्मी थी और उन्हें पद्मश्री दिया गया। तो बहुत सारे दूर-दराज के लोग, जैसा मैं पहले कह रहा था कि भारत की खुशबू, और उसके साथ-साथ ऐसे विनम्र लोग जिन्होंने भारत की कला, संस्कृति और भारत की सेवा की अलग-अलग क्षेत्रों में, उन सबको यहाँ पर सम्मान मिलता है और ये एक अपने आप में एक बहुत भव्य दृश्य है। और अब थोड़ी-सी बात चूँकि निज़ाम साहब की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सबके हृदय के करीब हैं, और मेरे लिए इस समारोह में जाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं उनको ये सम्मान पाते हुए देख सकूँ। तो एक तरह से भावुक क्षण है मेरे लिए। जी। तो मैं आप तक जाने से पहले हमारे ऐसे दर्शक जो कि शीन काफ निजाम साहब के पूरे नाम से, उनके बैकग्राउंड से परिचित नहीं हो, तो शिव किशन बिस्सा जी ब्राह्मण परिवार में आप जन्मे। और ये भारत के जोधपुर को जब हम राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी की तरह भी उसकी संज्ञा रहती है, तो वहाँ पर जो अ, एक तो ज़हूर खां मेहर साहब हैं, आप जानते हैं, जो कि उर्दू के जी। हैं। मतलब जो विशेष करके राजस्थानी भाषा में उनका विशेष नाम है, पकड़ है इतिहास इत्यादि में। और शीन काफ निजाम साहब को बहुत सारे लोग जिनको उनका पूरा नाम पता नहीं था, वो उनकी पृष्ठभूमि से मुसलमान परिवार से होंगे, ऐसा ही मानते रहे थे। पर ये एक ऐसी शख्सियत है जो जो भारतीयता का जो भाव है, जिसमें सबको आत्मसात करने वाली बात है, उसके साथ-साथ बहुत गहराई से उनकी जो शायरी है, वो आपको किसी और लोक में भी पहुँचा देती है। पर आप उनके बारे में जो बिल्कुल। कहने वाले थे, और मुझे भी इसका कि मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जब उस दृश्य का वहाँ पर साक्षी होना कितना विशेष आपके लिए रहा होगा। जी बताएँ। और बिल्कुल। उसके बाद आप उनसे मिले भी थे, क्या बात हुई वो भी बताइए? जी, अशोक जी, एक तो निज़ाम साहब को देखिए, मैं मेरे दिल के उद्गार आपसे साझा कर रहा हूँ और ये सत्य है। इससे आप ये मत मानिएगा कि चूँकि निज़ाम साहब हम सबके प्रिय हैं, इसलिए हम उनकी कोई प्रशस्ति कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ये पुरस्कार उन्हें 20-25 साल पहले मिल जाना था। पद्मश्री मैं उनसे कह भी रहा था कि साहब 25 साल बाद
हालाँकि वो स्वयं इतने विनम्र है और इस बात के भी परिचायक हैं कि वृक्ष जितना बड़ा होता है उतना ही झुका हुआ होता है। तो वो कहते हैं इस उम्र में भी क्या है पुरस्कार, हालाँकि उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिस पद के और जिस सोच के वो शख्स हैं, कि उन्हें पद्मश्री मिल गया या पद्म भूषण मिल जाता है या पद्म विभूषण मिल जाता है। लेकिन फिर दोनों बातें ये कि देर आए दुरुस्त आए, ये भी कहना ठीक है कि चलिए 25 साल बाद ही सही राष्ट्र का सम्मान वो डिज़र्व करते हैं। और निज़ाम साहब को मैं यूँ भी शायद खाली एक उर्दू भाषा के शायर के तौर पर सीमित कर लूँ, तो भी गलत होगा, क्योंकि देखिए एक तो वो विद्वान हैं, उन्हें संस्कृत का भी पूरा ज्ञान है, वो फ़ारसी जानते हैं, उर्दू जानते हैं और यूँ कहें कि अच्छा उर्दू के बारे में जब भी मैंने कल भी उनसे बात भी की, तो वो उर्दू भारतीय भाषा है, इस बात को वो हमेशा कहते हैं, जैसे कि बहुत सारे विद्वान कहते हैं। और चूँकि इसे पाकिस्तान या समुदाय विशेष से जोड़ दिया गया है, निज़ाम साहब उन लोगों में जो इस चीज़ का विरोध करते हैं, वो कहते हैं उर्दू सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत की भाषा है, हमारे यहाँ जन्मी है, इसकी आत्मा भारतीय है। और निज़ाम साहब का सम्मान करने का मतलब ये हुआ कि भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारत की जो धड़कन है, उसका सम्मान करना। तो वो विद्वान है और उनकी विद्वता का, उनकी विनम्रता से देखकर लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन उनका कद जो है सब जानते हैं और वहाँ भी जब कुछ लोगों से जिनका शायद उनसे जैसे कविता कृष्णमूर्ति जी हैं, तो उनसे बात करी तो बड़ी खुश थी, निज़ाम साहब यहाँ पर हैं। हाँ, स्पोर्ट्स का उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो शीजेश से ज़रूर मज़ाक कर रहे थे कि भाई क्रिकेट अच्छा खेलते हो। हालाँकि विशुद्ध रूप से मज़ाक थी, पर आप जानते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन वो बहुत फिर वहाँ भी कुछ मेरे मित्र भी राष्ट्रपति भवन में जो हैं और निज़ाम साहब को कौन नहीं जानता। तो तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मुझे मुझे लगता है उनके कुछ शेर भी हम याद कर लें इस मौके पर। और जिस तरह के भी हालात होते हैं, शायर एक तरह से क्रांत दृष्टा होता है। उसने कब बात कही होती है वो बरसों बाद भी एकदम ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल प्रासंगिक है। तो एक तो ये जो शेर उनका है, दरवाजा कोई घर से निकलने के लिए दे, बेखौफ कोई रास्ता चलने के लिए दे। वो भी मुझे लगता है हमेशा उसका कहीं न कहीं एक रेलेवेंस रहता है। पर एक शेर और आप तक पहुँचाते हुए फिर आप भी उनका कोई शेर याद आए तो सुनाएँ। और जिस तरह के हालात हैं उसको ख़्याल में रखते हुए, बीच का बढ़ता हुआ हर फ़ासला ले जाएगा, एक तूफ़ान आएगा, सब कुछ बहा ले जाएगा। तो महेंद्र जी, मुझे उनका एक शेर जो इन दिनों बहुत अधिक मैं भी कई बार सुनाता रहता हूँ कि तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। तो जो भारत की संस्कृति है, जो अंतर्मुखता को लेकर अपने भीतर जाने की बात के साथ जुड़ी है, वो उनकी शेरो शायरी में अगर आप भीतर प्रवेश करने के लिए प्रस्तुत नहीं होंगे, तो कई बार उसका जो रस है वो आपके लिए खुलेगा नहीं। आप बताइए ऐसा कौन-सा शेर है जो आपको अक्सर याद आता है? अशोक जी उनके दरअसल शेर तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि एक तो यूँ मान के चलिए कि निज़ाम साहब की जो उनकी प्रतिभा और उनकी जो ऊष्मा है, उनकी आभा जो है दरअसल एक जिसे ऑरा कहते हैं और उसमें एक बरसों की ज्ञान की साधना की चमक है। तो उस चमक में हम सब इतने खो जाते हैं कि शायद उनके शेर, और मैंने जैसा पहले ज़िक्र किया कि सच में मैं उन्हें मतलब शायद होना उनके व्यक्तित्व का शायद एक 5% 10% हिस्सा होगा, कि वो उर्दू ज़बान में अपनी शायरी करते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। ये जो बियॉन्ड वाली बात है, इसमें मैं अगर ये कहूँ, क्योंकि मुझे कुछ समय पहले जब मैं भारत में था, तो उनके साथ जिस मुलाकात का मौका मिला था, तो मुझे लगता था कि वो मुझे ऐसा लगा कि अ, ऐसे कम लोग होते हैं जो बहुत पढ़ते-लिखते हैं, लेकिन वो जो ज्ञान है, वो बोझ के रूप में उन पर बैठता नहीं है। वो एक स्वतंत्र चिंतन, एक मौलिक चिंतन, एक ताज़गी भरा चिंतन, सवाल उठाने की स्थिति में रहने वाला मन, जो उम्र के साथ में यूँ कहना चाहिए कि वो पकता नहीं है उस तरह से कि कई लोग बोझिल हो जाते हैं जीवन के संघर्ष को लेकर। तो मुझे लगता है उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक प्रेरणा पुंज जैसे वो हैं। जी। अशोक और जी निज़ाम साहब एक यूँ देखा जाए तो
एक हमारी जो शाश्वत ऋषि परंपरा है, जी। उसके एक हस्ताक्षर है। ये जो हमारी संस्कृति में 5000 साल, 7000 साल इससे भी शायद पुरानी परंपरा जो ऋषियों की परंपरा थी, जहाँ पर ज्ञान जो है वो ही आपकी पहचान होता था और ज्ञान ही आप कितने ज्ञान है और ज्ञान के ज़रिए लेकिन ज्ञान को समूचा नहीं माना गया, सब कुछ नहीं माना गया, ज्ञान के बियॉन्ड भी हम हैं। यानी ज्ञान एक सीढ़ी है और उसके बाद ज्ञान के ज़रिए चूँकि तर्क के ज़रिए हम एक बार परमात्मा का जो भी स्वरूप है, उसको हम एक बार नापें और एक निश्चित समय बाद जब तर्क खत्म होता है तब वो ज्ञान को ही सीढ़ी बनाकर हम आगे बढ़ें और आध्यात्मिक रास्ते पर जाएँ। और देखिए और यहाँ पर ज्ञान के साथ बहुत बार आपने देखा होगा कि अहंकार जुड़ जाता है कि मैंने इतना लिखा है, मैंने इतना पढ़ा है, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतनी भाषाएँ जानता हूँ। और शायद ज्ञान के साथ जब ये अहंकार जुड़ता है, तो आपके आध्यात्मिक रास्ते में वो आड़ आता है। लेकिन निज़ाम साहब जैसा मैं कह रहा हूँ कि उस ऋषि परंपरा को जारी रखते हैं, तो ज्ञान इनके लिए निश्चित समय तक एक सीढ़ी है और ज्ञान तो आप जानते हैं अपार खज़ाना है उनके पास, कितना ज्ञान होगा उनके पास अकल्पनीय है। उनके ज्ञान के सागर में से हम लोग भी 2-4 कटोरे निकालते हैं आखुर में। लेकिन वो इसके बियॉन्ड अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा भी कर रहे हैं। तो वो ऋषि हैं और ज्ञान के बियॉन्ड भी उनका एक सफ़र है और चूँकि यही ख़ास बात उन्हें दूसरे लेखकों से, दूसरे ज्ञानियों से अलग बनाती है। तो आपकी बात को लेते हुए मैं समझता हूँ कि प्रामाणिक रूप से जो है वो होने का साहस आज के युग में किसी में रहे और उसके साथ-साथ कला की सुआस भी हो और वो इतनी खूबी के साथ में शेरों के द्वारा अपनी बात को हम तक एक कोडेड फॉर्म में जब पहुँचाता है, तो उसका एक शाश्वत मूल्य रहता है। यानी कि बरसों बरस तक उनके जो शेर हैं, वो जैसे कि अज्ञेय जी भी उनके बारे में कहते थे कि उनकी शायरी जो है, मेरी स्मृति को संपन्न करती है, इस प्रकार का कुछ उनका था। हम बातचीत को समाप्त करें उससे पहले एक तो मैं ये चाहता हूँ कि आप फिर एक बार अगर संक्षेप में महिमा ये रिकॉग्निशन की जो है पद्म अवार्ड्स की वो क्या मानते हैं भारत के लिए, भारतवासियों के लिए ही नहीं बल्कि चूंकि आपने बताया भी कि जो इंडियन अमेरिकन है उनको भी सम्मानित किया गया और कुवैत से वो आई थी उनको भी किया गया, तो इसका जो अ, विशेष सार महत्व क्या आप मानते हैं? शुभ जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसा कि नाम है और इस सम्मान को जो डिज़ाइन किया गया, आप देखिए पद्म हमारा राष्ट्रीय पुष्प और उसके साथ-साथ पद्म को हमारे अध्यात्म से बहुत जोड़ा गया है। पद्म संभव ओम मणि पद्मे उमा कमल को देखिए लक्ष्मी जी के साथ भी जोड़ा गया है। तो पद्म पुरस्कार एक तरह से भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का भी एक तरह से परिचायक है। और अब हमारी आध्यात्मिक यात्रा करने वाले बहुत सारे लोगों को भी सम्मान दिया जाने लगा है। तो इन सम्मानों के साथ जैसा मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति जो छोटे गाँव कूचे से भी आता है और जो बड़े व्यक्ति भी जो स्टार्स भी हैं, दोनों तबके के यानी जो शीर्ष पर लोकप्रियता के शीर्ष पर है और एक ऐसे लोग जो गाँव ढाणी में रह रहे हैं जिन्हें इस ढंग से कोई भी नहीं जानता। तो एक तरह से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर तो होता है बहुत सारा और ये धन्यवाद कि समय की सीमा को देखते हुए मैं तुरंत आपको विदा करने की स्थिति में आ गया हूँ, बल्कि हम बातचीत का विराम तक जाते-जाते अपने दर्शकों को भी आभार व्यक्त करें और मुझे लगता है ये सब ऐसे लोगों को औरों तक प्रकाशित करने में, पहुँचाने में मदद करते हैं रिकॉग्निशन और रेज़िलियंस जो है वो कहीं न कहीं रिकॉग्निशन के साथ में वो पोषित होती है और भारत की रेज़िलियंस अनूठी है शुभ जी। फिर से कहिए? भारत की रेज़िलियंस भी अनूठी है, विश्व में बिल्कुल, अलग बिल्कुल, बिल्कुल। पहचान रखती है। तो फिर एक बार महेंद्र जी का आभार व्यक्त करते हुए और सभी पद्म अवॉर्डीज़ हैं उनको बधाई देते हुए आप सभी का धन्यवाद। अनुमति दें। नमस्कार।